गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस और इम्बैलेंस। अरे जो हम पानी पीते हैं, जो हम फ्लूइड बाहर से लेते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे बैलेंस बना के रखता है। अब बैलेंस जब तक बना हुआ है तब तक तो चीजें सामान्य हैं, बट अगर उनमें इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस का मतलब होता है कई बार पानी की कमी आ गई और कई बार पानी ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया? इम्बैलेंस। तो ये फ्लूइड का बैलेंस बनाया कैसे जाता है कि कितना हम लेते हैं और कितना बाहर निकालते हैं। अब जितना हम पानी बाहर से, फ्लूइड हम बाहर से अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, उतना ही हमारी बॉडी वापस भी निकाल रही है। अगर वो उसको नहीं निकाल पाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ओवर हाइड्रेशन। मतलब पानी है वो हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड है वो हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? ज्यादा बन गया। और वहीं जितना हम फ्लूइड बाहर से ले रहे हैं, और उस फ्लूइड को बाहर से ले तो लिया, बट उसका ज्यादा बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? ज्यादा उसका बाहर निकल रहा है। मान लो हमने 2 लीटर पानी पिया था, 2 लीटर फ्लूइड लिया था पूरे दिन में, और उसका 3 लीटर बाहर जा रहा है। लिया तो कम ही था, बाहर ज्यादा निकल रहा है 3 लीटर, तो वो क्या कहलाती है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। चाहे वो वॉमिटिंग के रूप में हो, चाहे डायरिया के दस्त लगते हैं, उल्टियां होती हैं उनके द्वारा हो, चाहे हमारी किडनी से यूरिन वो ज्यादा बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मतलब शुगर वाले पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट में क्या होता है? पेशाब ज्यादा आते हैं भाई, उसको यूरिन पास आउट ज्यादा करता है वो इंसान। अब यूरिन पास आउट ज्यादा करेगा तो पानी की तो कमी आएगी ना, तो वो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या, उसको भी वो तो दिए तो जाते ही है। तो ये बैलेंस सामान्य स्थिति में कैसे बन के रखता है और कैसे ऊपर नीचे हो जाता है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या है कंडीशन? फ्लूइड का बैलेंस बनाना और उसी फ्लूइड को इम्बैलेंस बनाना। डिपेंड तो हमारे शरीर पे भी करेगा और साथ में बाहरी वातावरण पे भी करेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे कई बार जब आपको गर्मी लगती है, धूप में जाते हो, पसीना निकलेगा वहां से, तो पानी तो बाहर निकला ही, पानी बाहर निकला तो आपके शरीर को वापस पानी की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? प्यास लगी तो पानी तो पियोगे ना, वो पानी पी तो आपके अंदर बैलेंस बन गया। अब अगर वहां आप पानी नहीं पी रहे हो, बार बार पसीना निकलता जा रहा है, प्यास लग रही है आपको, पर आप पानी नहीं पी रहे हो, तो वहां पे सिचुएशन क्या आ जाएगी? फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आपको पानी ज्यादा निकल जाएगा बॉडी से और आपने पानी पिया भी नहीं है। अब अगर नहीं पिया है तो वही सिचुएशन क्या कहलाती है? इम्बैलेंस कहलाती है। समझ में आ रहा है? अंदर जाने का जो हमारा इनटेक है और आउटपुट है, मतलब कितना हमने पिया है और कितना बाहर निकाला है, अगर उन दोनों के अंदर असमानता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इम्बैलेंस। और अगर समानता है तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस। समझ में आया? तो ये सारा डिस्कशन हम किसके अंदर करेंगे? फ्लूइड बैलेंस और इम्बैलेंस के अंदर। अगर इस फ्लूइड बैलेंस की बात करें तो फ्लूइड बैलेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कि वह अवस्था जिसमें शरीर में विभिन्न दैहिक गतिविधियों, मतलब जो भी हमारी बॉडी की डेली एक्टिविटीज होती है भाई, वो अवस्था जिसमें शरीर में विभिन्न बॉडी एक्टिविटी, जितनी भी बॉडी एक्टिविटी है, उनके सामान्य रूप से संपादन हेतु आवश्यक जो भी फ्लूइड मौजूद होता है उसी को फ्लूइड बैलेंस कहते हैं। अरे हमारे बॉडी की, शरीर की एक्टिविटीज को जितना काम करना है और उस काम के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिल रहा है? फ्लूइड मिल रहा है, तो वो सिचुएशन ही क्या कहलाती है? फ्लूइड बैलेंस कहलाती है। इज दैट क्लियर? कि फ्लूइड बैलेंस किसको बोला जाता है? वो सिचुएशन जिसके अंदर हमारी बॉडी एक्टिविटी सामान्य रूप से क्या कर सकती है? काम कर सकती है, और जितना फ्लूइड उसको चाहिए उतना फ्लूइड वो हमारे शरीर में मौजूद है, उसी को आप क्या बोलते हो? फ्लूइड बैलेंस। हमारी बॉडी एक्टिविटी में काम करने के लिए जितना द्रव या फ्लूइड चाहिए, अगर उतना द्रव हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, उसी को आप बोलते हैं फ्लूइड बैलेंस। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या हो गई? फ्लूइड बैलेंस हो गई। अब इस फ्लूइड बैलेंस के अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर
जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है वो इतना। कैसे, मान लो मैं एक बात कर रही हूँ कि इंसान है 70 किलो का, समझ में आ रहा है, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है वो कितना है, उसका वेट 70 केजी। अगर किसी भी इंसान का वेट 70 केजी हो तो उसका जो टोटल फ्लूइड होता है उसके वेट का वो 60% होता है। 70 केजी वाले इंसान के अंदर 60% तो पानी ही है, बाकी 40% और चीजें होती है। समझ में आ रहा है? तो हमारे शरीर का जो वजन है वो किसकी वजह से हो रहा है ज्यादा? पानी की वजह से। पानी ही है, पानी की वजह से ही हमारा, अरे वो तो बोलते हैं ना कि 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बनता है, जल, वायु, मिट्टी, वो जो भी है, मतलब 5 तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों से मिलके बना होता है। तो उनमें सबसे ज्यादा जो तत्व होता है वो क्या होता है? वाटर। कितना? 60%। समझ में आया? 60 किलो है तो भी 60% क्या रहेगा? पानी ही रहेगा। तो एक टोटल एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर 60% क्या होता है? द्रव होता है, फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे बात की जाए कि टोटल बॉडी फ्लूइड, क्या टोटल शरीर का कुल द्रव 2 भागों में बंटा होता है। एक होता है इंट्रा सेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब एक होता है अंतः कोशिकीय और एक होता है बाह्य कोशिकीय। एक तो शरीर में 2 तरीके की कोशिकाएं होती है, एक शरीर, दोनों है शरीर के अंदर ही, पर एक होता है इंट्रा सेलुलर, सेल के जस्ट नीचे की तरफ, और एक सेल के जस्ट बाहर की तरफ। क्या होते हैं? 2 स्पेस मिलते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर देखा जाए तो फिर क्या होता है? इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर। समझ में आ रहा है? एक हो गया इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल की बात करें, कोई इंसान है जिसका वजन 60 किलो है, तो उस 60 किलो वाले वजन के अंदर जो सामान्य द्रव होगा वो कितना होगा? 60% होगा टोटल बॉडी वेट का। समझ में आ रहा है? 60% कितना हो गया? 36 लीटर। अरे 60 किलो का इंसान है, उसमें 36 किलो पानी को, हमेशा जो भी लिक्विड चीजें होती है उनको लीटर में देखा जाता है। 36 लीटर तो क्या है? पानी पानी ही है, फ्लूइड ही है। समझ में आ रहा है? बचा कितना पीछे की तरफ? भाई 36 तो यही हो गया, 60 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बचा? आई थिंक 24। अब 24 केजी, अब हमारी बोन आ गई, स्किन आ गई, जो भी है, अब हमारे ऑर्गन आ गए, उन सब का वजन। तो 36 लीटर तो किसका हो गया? पानी का। फिर अंतःकोशिकीय द्रव, कुल द्रव का 2/3 होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो बच गया वो कितना हो गया? 24 जो लीटर बच गया वो क्या हो गया? अंतःकोशिकीय द्रव हो गया। बाह्य कोशिकीय द्रव कुल कितना होता है? 12 लीटर। समझ में आ रहा है? अरे भाई ये जो 36 लीटर होता है, इस 36 लीटर के अंदर 2/3, अब 36 का 2/3 कितना होता है? 24 ही तो होता है। तो 24 तो क्या हो गया? अंतःकोशिकीय, मतलब इंट्रासेलुलर जिसको आप बोलते हो, और 12 लीटर कौन सा हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। मान लो यहाँ पे क्या है, 60 किलो का एक इंसान था जिसके अंदर टोटल फ्लूइड कितना था? 36 लीटर। इस 36 में से क्या हो गया? ये 24 तो इंट्रासेलुलर हो गया और 12 लीटर एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? 24 लीटर तो कौन सा हो गया? इंट्रासेलुलर, और 12 लीटर कौन सा हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे देखेंगे तो बाह्य कोशिकीय द्रव में लगभग 9 लीटर तो क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और 3 लीटर क्या होता है? एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड। अरे इसके अंदर देख लो, अब ये 12, इस 12 को हमने एक तो 9 लिख दिया और एक 3 लिख दिया, ये 9 तो कौन सा हो गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दोबारा देख लो इस चीज को, यहाँ पे टोटल कितना था शरीर में? 36 लीटर। ये 24 इसका, ये 12 इसका, इस 12 में ये 9 लीटर तो ये इसका हो गया इंटरस्टिशियल का, और 3 लीटर कौन सा हो गया? इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है
उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर। तो टोटल फ्लूइड कितना हो गया, 36 लीटर, किसमें, 60 किलो वाले इंसान में। अब यहाँ पे सारी चीजें लिखी पड़ी है, 60% तो 36 लीटर हो गया। अंतःकोशिकीय जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर 24 है, 2/3 का मतलब होता है 24 लीटर। बाह्य कोशिकीय 1/3 का मतलब होता है 12 लीटर। ये 12 लीटर में भी क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 9 लीटर होता है और इंट्रावेस्कुलर 3 लीटर होता है। समझ में आ रहा है। ये हमने क्या कर दिया, शरीर के कुल द्रव का या टोटल बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बांट दिया कि जो 36 लीटर फ्लूइड होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर 24 होता है, कोशिकाओं के बाहर 12 होता है। वो जो कोशिकाओं के बाहर 12 होता है वो भी दो तरीके से होता है, एक तो अंतराली द्रव मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और एक होता है इंट्रावेस्कुलर, वो क्या होता है 3 लीटर। ये कितने टाइप के सारे जितने भी फ्लूइड है वो टोटल मिलके कितने होते हैं, 36 लीटर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसका बैलेंस कैसे बना के रखते हैं, भाई अगर उस इंसान ने कितना पानी लिया है, ये क्या होता है, इनटेक। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं इनटेक, मतलब कितना उसने पानी लिया है, और उसको बोलते हैं आउटपुट। समझ में आ रहा है, आउटपुट को मतलब कितना उसने बाहर निकाला है। इनटेक में क्या होता है, एक इंसान अगर दिन का देखा जाए तो वो क्या करता है, 2600 मिलीलीटर मतलब 2.5 लीटर के समथिंग पानी या फ्लूइड है वो लेता भी है और बाहर भी निकालता है। अब लेता तो कौन कौन से तरीके से है, पीने के पानी द्वारा तो 1500 1.5 लीटर हो गया, खाद्य पदार्थ से जो भी खाना वाना खा रहा है उससे 750, और जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है जिनसे वो जूस वूस बनते हैं वो क्या हो गया 350। 1500 किससे लिया, पानी पिया उससे, खाद्य पदार्थ खाने के साथ में कितना गया 750, और जो भी जूस बनेंगे, भाई अंदर खाना खाते हैं तो जूस तो बनते ही है ना, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जीआईटी में जितने भी जूस बनते हैं उन सब ने मिलके क्या कितना दिया 350। टोटल को मिलाया तो कितना हुआ 2600, मतलब 2.5 लीटर के समथिंग हमने फ्लूइड दिन का लिया। उसको बाहर लेंगे तो 3 तरीकों से बाहर निकालेंगे, 4 तरीकों से। कैसे, यूरिन के थ्रू निकाल देंगे 1500, तो शरीर से जो त्वचा से पसीना निकलता उससे 500 ml निकाल दिया, फेफड़ों के द्वारा जो हम सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं तो उसके साथ में भी पानी बाहर निकलता है, वो क्या हो गया 400 ml, और लास्ट वन क्या बच गया, जो फीकल मैटर स्टूल पास आउट किया जाता है उससे 200 ml। समझ में आया। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं, 1500 और 500 कितने हो गए 2000, 2400, 2400 और 200 2600, ऐसे टोटल करके ये कितने हो गए, पूरे के पूरे बॉडी से निकलने वाला फ्लूइड 2600 ml हो गया। ये 1500 हो गए और ये क्या हो गए 1200 हो गया, 1400 हो गए, जो भी है जैसे भी करके जितना हम बाहर अंदर ले रहे हैं उतना ही हम हमारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस। समझ में आ रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे होगा, लिया तो आपने इतना ही था बट बाहर कितना निकाल दिया 3 से 4 लीटर। समझ में आ रहा है, बाहर कितना निकाल दिया 3 से 4 लीटर। यहाँ पे आपने कम लिया, समझ में आ रहा है कितना, यहाँ पे यहाँ तो ऑलरेडी आपने कम लिया है और फिर वहां पे क्या हो रहा है ज्यादा निकल रहा है, तो इम्बैलेंस। यहाँ पे आपने ज्यादा ले लिया और कम बाहर जा रहा है, तो इम्बैलेंस। मतलब दोनों के अंदर जितना ले रहे उतना बाहर नहीं जा पा रहा है, या बाहर ज्यादा जा रहा है उतना आप ले पा नहीं रहे हो, तो ये चीजें क्या कहलाती है, इम्बैलेंस कहलाती है। समझ में आया, वो चीज क्या कहलाएगी इम्बैलेंस। तो ये फ्लूइड का बैलेंस है कि कितना हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं और कितना शरीर से बाहर निकालते हैं, और कौन कौन से रास्ते से बाहर निकाला जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड का बैलेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करेंगे
इसकी कि शरीर के अंदर जो भी फ्लूइड बैलेंस होता है वो फ्लूइड बैलेंस बहुत सारे रेगुलेशंस पे निर्भर करता है, या उसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशन या नियम है वो अपना योगदान देते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जो योगदान देती है फ्लूइड का बैलेंस बनाने में? पहला, प्यास। अरे जब भी किसी इंसान को प्यास लगेगी, प्यास क्यों लगी? पानी ज्यादा निकल गया शरीर से, प्यास लगी तो उसने क्या किया? पानी पिया, और पानी पिया तो वहां पे बैलेंस बना लिया उसने। अब अगर वो पानी नहीं पिएगा तो बैलेंस वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा और वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस। समझ में आ रहा है? प्यास लगती है किसी इंसान को और उस प्यास के दौरान जब वो क्या करेगा? वाटर इनटेक करेगा, पानी पिएगा, उसी को आप क्या बोलते हो? उसने क्या कर लिया? अपने शरीर का बैलेंस बना लिया। नेक्स्ट वन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। क्या है ये? एक हार्मोन है। कौन? एल्डोस्टेरोन। जो कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। समझ में आ रहा है? कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। कौन? एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। ये वो हार्मोन है जो क्या करवाता है? फ्लूइड का बैलेंस बनाने में रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? ये जो हार्मोन है ना एल्डोस्टेरोन, ये क्या करवाता है? जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी, वहां से क्या करेगा? सोडियम का और वाटर का, सोडियम प्लस वाटर, इनका क्या करवाएगा? रीएब्जॉर्प्शन। क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। भाई जो भी किडनी है, किडनी के अंदर जाएगा, यूरिन के साथ में एल्डो क्या जाते हैं? सोडियम, पोटेशियम, सारी चीजें जाती हैं, पानी वगैरह सब जा रहे हैं। तो वहां पे अगर मान लो एल्डोस्टेरोन हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ना ज्यादा लग जाएगा तो ये क्या करवाता है? ये बैलेंस बनाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? बैलेंस बनाता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई हो, फ्लूइड की कमी हो गई हो, तो ये महासेज क्या करेंगे? रिलीज होंगे। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड बनाएगी और ये क्या करेंगे? किडनी पे जाके एक्शन करेंगे और किडनी से जो भी सोडियम और वाटर बाहर जा रहा था वो उसको रोक के रख लेंगी, रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। समझ में आ रहा है? रीएब्जॉर्ब कर लेंगी। पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब होता है कि जो चीज जा रही थी अवशोषण के बाद में, अवशोषण की हुई चीज को वापस क्या करना? अंदर लेके जाना, रोक के रखना, उसको बाहर नहीं जाने देना। समझ में आ रहा है? ऐसे बोलते ना, एक बार प्रयास करके दोबारा और प्रयास करते हो। भाई मेहमान गेट से बाहर, मेहमान जा रहा था, आपने उसको रोका, वो गेट से बाहर निकल गया, फिर भी आपने उसको पकड़ के अंदर ले आई कि हम आपको नहीं जाने देंगे, उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो किडनी के ऊपर एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? काम किया और इसने सोडियम और वाटर को रोक के रख लिया। तो जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी आ रही थी तो इस सोडियम और वाटर ने क्या किया? वो पानी की भरपाई कर दी। इज दैट क्लियर? इसने क्या कर दिया? पानी की भरपाई कर दी। वहीं इसके उल्टा देखो, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? पानी ज्यादा हो जाएगा, फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, उस दौरान क्या होगा? ये हार्मोन नहीं बनेगा। इस हार्मोन का सिक्रीशन क्या? देखो दोनों चीजें लिखनी है, बढ़ना और कम होना। तो जब हमारे शरीर में पानी ज्यादा हो गया हो, फ्लूइड ज्यादा हो गया हो, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड से। तो जब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो जो पानी, सोडियम सब थे वो किडनी क्या करेगी? इनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। समझ में आ रहा है? यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। अब ये यूरिन के साथ बाहर निकालेगी तो हमारी बॉडी में वापस क्या बन गया? बैलेंस बन गया। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगी? यूरिन के साथ में सोडियम और वाटर को क्या करेगी? ज्यादा बाहर निकाले, क्योंकि इनको रोकने वाला इंसान तो है ही नहीं, बन ही नहीं रहे,
तो ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे सारे के सारे। जो भी सोडियम और वाटर है वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो बार बार यूरिन पास आउट होंगे तो बार बार पानी बाहर जाएगा। इसकी वजह से जो ज्यादा पानी हो गया था वो वापस क्या हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। कमी हुई तो हार्मोन ज्यादा बना, इसने क्या किया, जो चीजें बाहर जा रही थी उनको रोक के रखा। और अगर अति हो गई तो इसने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि मैं आप कुछ नहीं करूंगा, तू जा बाहर। तो वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो गया, एल्डोस्टेरोन का डिक्रीज सिक्रीशन। समझ में आ रहा है, और इंक्रीज सिक्रीशन। भाई ज्यादा तो कब बढ़ेगा, जब पानी की कमी आ गई, और कम कब होगा, जब पानी ज्यादा हो गया हो। इज दैट क्लियर। तो ये सारे क्या हो गया, पहला क्या हो गया, प्यास के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। दूसरा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा भी बैलेंस बना सकते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या आती है आपकी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अरे एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन बनाता है, ये भी एक हार्मोन होगा। और इस हार्मोन को किसने बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, इस हार्मोन को बाहर निकाला। समझ में आया। एडीएच क्या है, एक हार्मोन, और इस हार्मोन को किसने बाहर निकाला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वैसे तो ये हाइपोथैलेमस बनाता है, इसको बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। बट ये किसके द्वारा बाहर निकलेंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। समझ में आया। तो इस हार्मोन का सिक्रीशन भी क्या होना, इंक्रीज और डिक्रीज। पहले इसका नॉर्मल फंक्शन देखो, नॉर्मल कार्य क्या होता है एडीएच का। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, मतलब उल्टा, विपरीत काम करने वाला। किसके विपरीत है, डायूरेटिक। डायूरेटिक जानते हो ना, डायूरेटिक वो चीजें होती है जो क्या करती है, यूरिन ज्यादा पास करवाती है। समझ में आ रहा है। डाई, डाई का मतलब डबल, यूरिक का मतलब यूरिन। जो यूरिन 1 लीटर पास और हो रहा था, ये क्या करवाएगी, 2 लीटर पास करवाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, ये एडीएच यहाँ फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है। कैसे, जो यूरिन ज्यादा पास आउट हो रहा था वो उसको रोकेगी, उसके विपरीत काम करेगी, और यूरिन ज्यादा पास आउट नहीं होने देगी। समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन देखना, एक में क्या होता है, इस हार्मोन का कम होना, कमी, और एक में क्या हो गई, अति, मतलब ज्यादा। दोनों चीज है। अब एडीएच अगर कम बनेगा, क्या हुआ, एडीएच अगर कम बनेगा तो क्या होगा, यहां से यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बनेगा, यूरिन ज्यादा बढ़ेगा तो पानी की क्या आएगी, कमी। यहां क्या होता है, अगर ये ज्यादा बढ़ने लग गया तो यूरिन में कमी आई। समझ में आ रहा है, यूरिन में कमी, और फिर हमारे शरीर में पानी ज्यादा। समझ में आया आप लोगों को इतनी सी बात। अगर एडीएच ने अपने अंदर कमी ले आया तो वो क्या करेगा, यूरिन को रोकेगा नहीं, यूरिन ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा तो उसके साथ में फ्लूइड की कमी आएगी। दूसरी सिचुएशन, अगर एडीएच ज्यादा बढ़ने लग गया तो ये क्या करेगा, यूरिन नहीं होने देगा, यूरिन पास आउट नहीं करने देगा, और हमारे शरीर में पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करवाता है, इन दोनों में ऐसे बैलेंस बना के रखता है। समझ में आई कि एडीएच फ्लूइड का बैलेंस कैसे बना के रखेगा। अगर शरीर में पानी ज्यादा है और उसको कम करना है पानी को, तो ये क्या करवाएगा, एडीएच नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो यूरिन पास आउट होगा और ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर शरीर में क्या हो, पानी की कमी हो, तो ये एडीएच क्या होगा, ज्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है।
हमारे शरीर में क्या हो, पानी की कमी, तो एडीएच क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा तो ये यूरिन के साथ में क्या होगा, जो बाहर जा रहा था वो यूरिन बाहर कम निकलेगा, और कम निकलेगा तो हमारे शरीर में क्या बन जाएगा, पानी है वो ज्यादा रुक के रहेगा। तो यही तो दोनों सिचुएशन है कि इनकी कमी और अति किस पे डिपेंड करती है। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम करवाना है, और अगर कम है तो उसको ज्यादा करवाना है। तो ये हार्मोन भी दोनों तरीके से काम करेगा। समझ में आ रहा है? पानी ज्यादा तो ये क्या, कम। पानी अगर कम तो ये क्या, ज्यादा। समझ में आया? क्योंकि ये ज्यादा होगा ना भाई, ये ज्यादा होगा तभी हमारे शरीर में पानी रुक पाएगा। और अगर ये शरीर में नहीं रुक पा रहा है, ये शरीर में नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो हमारे शरीर में पानी भी नहीं रुकेगा, वो भी बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एडीएच क्या करता है, जब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये अपने आप को क्या कर देगा, रोक लेगा, नहीं बनेगा, तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। और अगर शरीर के अंदर पानी की कमी हो तो ये क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। ज्यादा काम करेगा तो यूरिन बाहर नहीं जाने देगा, और शरीर में क्या बन जाएगा, फ्लूइड वापस रीजनरेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी, एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ये वो हार्मोन होता है जो कहां पे पाया जाता है, हार्ट में। हार्ट के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है, हार्ट निकालता है इस हार्मोन को। समझ में आ रहा है? ये कहां से बनता, हार्ट से। इसका काम क्या होता है, इसका एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड हार्मोन का, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो ANP, एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ये कहां से निकलता है, आपके हार्ट से निकलता है। और ये हार्ट से निकलेगा तो कंडीशन क्या करेगा, ये सोडियम वगैरह और जो भी चीजें होती है, पोटेशियम, उन दोनों के अंदर क्या करेगा, बैलेंस बना के रखेगा। कैसे? एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड जो हार्मोन होता है वो अगर जैसे ही इंक्रीज होगा, ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, तो ये क्या करवाता है, सोडियम और वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा, और पोटेशियम को बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है भाई? इसमें एक तो आ गई क्या, कमी, और एक क्या आ गई, अति। मतलब ये हार्मोन कम तो कब होगा और ज्यादा कब होगा, क्या होगा, कमी तो इस हार्मोन में कब आएगी, और ज्यादा ये हार्मोन या अति इस हार्मोन के अंदर कब आएगी। अब अगर हमारे शरीर के अंदर द्रव की मात्रा या फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो गई हो तो ये क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल जो ANP होता है जो कि हार्ट से निकलता है, ये उनको क्या करवाएगा, सिक्रीशन बढ़ा देगा, और सिक्रीशन बढ़ाएगा तो ये क्या करवाएगा, पुनः अवशोषण कम हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, कमी आई और अति आई, यहां इनकी बात करनी है। तो जब ANP कम हुआ तो कम होने की वजह से इसने क्या किया, जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से क्या होगा, सोडियम का और वाटर का पुनः अवशोषण हो जाएगा। समझ, पॉजिटिव चीज लगा रही हूं यहाँ पे प्लस, तो मतलब अवशोषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सोडियम और वाटर का क्या होगा, पुनः अवशोषण हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? और यहाँ पे अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी, किसकी, हार्मोन की, तो ये क्या करवाएगा, पुनः अवशोषण को कम कर देगा। इज दैट क्लियर? ये क्या करेगा, पुनः अवशोषण को कम करेगा। अब अगर यहाँ पुनः अवशोषण को कम करेगा तो सोडियम और वाटर अंदर नहीं रुकेंगे, वो यूरिन के साथ बाहर चले जाएंगे। और अगर इसने यहाँ ये हार्मोन कम हो गया बनना, तो ये सोडियम और वाटर को पुनः अवशोषण हो जाएगा, और पुनः अवशोषण होगा तो शरीर में वापस क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ये होता है इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन कहां से बनता है,
हार्ट से बनता है, ये भी दो तरीके से काम करता है। अगर शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एएनपी ज्यादा बढ़ेगा। और अगर शरीर में पानी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो ये क्या करेगा, कम बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वहां उल्टा था ना, बाकी तीनों चीजें पड़ी थी कि कोई चीज कम हो रही थी तो ज्यादा बन रहा था वो हार्मोन। यहाँ पे ये हार्मोन क्या है, अगर पानी की कमी है तो ये क्या होगा, हार्मोन कम ही बनेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस हार्मोन का मेन काम क्या होता है, सोडियम को बाहर निकालना ही होता है। समझ में आ रहा है? पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा ये, बट सोडियम को बाहर निकालेगा। इस हार्मोन का काम क्या होता है, पोटेशियम को तो रोक के रखना, बट सोडियम को क्या करना, कम कर देना या बाहर निकाल देना। तो यह सीधी सी बात आपको दिखाई दे रही है, जो ये एएनपी है वो क्या करेगा, रीनल ट्यूबुल्स पे काम करता है। अब रीनल ट्यूबुल्स पे काम तो करेगा, बट वहां पे इनका पुनः अवशोषण नहीं करेगा। वो उनको ये कहेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, इनको बाहर निकालो, मुझे तो पोटेशियम ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब ये बढ़ेगा, क्या, जब एएनपी इंक्रीज होगा, एएनपी इंक्रीज होगा तो शरीर के अंदर पानी भी ज्यादा ही होगा। इज दैट क्लियर? पानी भी क्या होगा, ज्यादा, और वही एएनपी कम, पानी भी क्या, कम। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, एक दूसरे के ऐसे सब, वो दोनों, वो सारी चीजें ऑपोजिट काम कर रही थी पीछे वाले हार्मोन, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गया, एंटी डायरेटिक हो गई, यहाँ पे ये जो हार्मोन है ऐसे ही काम करेगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है ना, तो ये क्या करवाएगा, जब ये एएनपी ज्यादा बनेगा तो ये क्या करवाएगा, पानी को ज्यादा बाहर निकालेगा। समझ में आया? ये क्या करवाएगा, पानी को ज्यादा बाहर निकालेगा। और अगर इसकी ये कमी आ गई तो ये क्या करवा देगा, पानी को बाहर जाने से रोक देगा, यूरिन के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, एएनपी। सारे हॉर्मोन्स जो जहां पे जैसे काम कर रहे थे कि किसी चीज की पानी की कमी हो गई है तो हार्मोन वहां पे क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया? इज दैट क्लियर? कि मान लो सारी चीजें देख लो दोबारा से, भाई प्यास लग रही है तो पानी पी के हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना के रख सकते हैं। एल्डोस्टेरोन, अगर पानी की कमी आ गई है तो ये हार्मोन ज्यादा बनेगा और सोडियम और वाटर को क्या करेगा, रीनल किडनी ट्यूबुल से रोक लेगा वापस। एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका काम क्या होता है, यूरिन की मात्रा कम करवाना। इसका एक ही काम है, यूरिन की मात्रा कम करवाना। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे शरीर में क्या है, पानी की कमी है, तो ये क्या करवाएगा, पानी को रोक के रखेगा। और अगर पानी ज्यादा हो गया हमारे शरीर में तो ये क्या करेगा, अपने आप को बनाना कम कर देगा। तो जब ये काम नहीं करेगा तो यूरिन के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। वही क्या है, एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड हार्मोन। जब शरीर में पानी की कमी हो गई, शरीर में जब पानी ज्यादा हो गया है तो ये हार्मोन क्या करेगा, ज्यादा बनेगा और ज्यादा बन के काम क्या करेगा, सोडियम और वाटर को बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? जब हमारे शरीर में पानी ज्यादा हो गया है, द्रव की मात्रा ज्यादा है, तो ये हार्मोन भी क्या होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा होके ये क्या करवाएगा, यूरिन के साथ क्या करेगा, बाहर निकाल देगा इसको, सोडियम को और पानी। समझ में आ रहा है? सोडियम और पानी को ये क्या करवा देगा, बाहर निकलवाने में हेल्प करता है, पुनः अवशोषण नहीं करेगा उनका। कौन? एएनपी। वहीं अगर हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, पानी की कमी आ गई है,
ठीक है, पानी की कमी आ गई तो ये हार्मोन क्या होगा, कम बनेगा, और कम बनेगा तो क्या होगा, वहां से शरीर से जो भी सोडियम और वाटर बाहर जा रहे थे वो वापस रीनल ट्यूबुल से पुनः अवशोषित होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीजें क्या होती है, फ्लूइड का बैलेंस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप इनको एक चार्ट के थ्रू देखोगे तो जो पहला चार्ट है उस पहले चार्ट के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, शरीर में द्रव की मात्रा का कम हो जाना। क्या? शरीर में द्रव की मात्रा का कम हो जाना। कैसे? अब अगर जैसे ही कम हुआ तो अभी हम बैलेंस बनाएंगे। कैसे? प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी तो इंसान क्या करेगा, पानी ज्यादा पिएगा, और पानी ज्यादा पिएगा तो नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर वापस। पहला काम, पहला फैक्टर, पानी की कमी आई, इंसान ने पानी पिया, पानी पिया तो जैसे ही पानी पिया हमारे शरीर के अंदर उसका आयतन वापस क्या हो गया, सामान्य हो गया। किसका? पानी का। दूसरा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा, किडनी से किस किस को जो पुनः अवशोषण बढ़ा देगा। किस किस का? पानी का और सोडियम का। नमक और सोडियम दोनों का ये क्या कर देगा, पुनः अवशोषण बढ़ा देगा। पुनः अवशोषण बढ़ाएगा तो ये चीजें क्या करेंगी, सारी वहां पे वॉल्यूम है वो यूरिन की वो कम हो जाएगी, और यूरिन की वॉल्यूम मतलब यूरिन पास आउट कम होगा, और अगर कम होगा तो हमारी बॉडी में वापस क्या हो जाएगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या होती है कि हमारी पीयूष ग्रंथि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एडीएच ज्यादा बनाएगी। अब एडीएच ज्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा, पुनः अवशोषण बढ़ा देगा। वही किसका? पानी का। और पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाएगा तो वैसे यूरिन कम होगा, और कम होगा तो वापस स्थिति क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्या होती है, शरीर में द्रव की मात्रा। ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल से पढ़ लिया है, यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट दिया है। इस फ्लो चार्ट से आप हर एक चीजें आराम से समझ सकते हो कि किसी चीज का हमारे शरीर में कम हो जाना। अब यहाँ किसी चीज में क्या आता है, बॉडी का फ्लूइड, द्रव की मात्रा कम हो गई तो इसको बढ़ाते कैसे कैसे, पानी पी के, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ज्यादा बढ़ा के, एडीएच को ज्यादा बढ़ा के, सारी चीजें ज्यादा होंगी तो अपने आप शरीर के अंदर फ्लूइड का बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर दूसरी टेबल की बात करें, वो कमी वाली थी। समझ में आ रहा है? वहां क्या था, फ्लूइड में कमी आ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड के अंदर अधिकता आ रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है, फ्लूइड के अंदर अधिकता आ रही है। अधिकता आ रही है तो जैसे शरीर में पानी ज्यादा होगा, प्यास कम लगेगी। प्यास कम लगेगी तो इंसान पानी कम पिएगा, और पानी कम पिएगा तो शरीर का वॉल्यूम वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल। वहां प्यास ज्यादा लग रही थी, क्यों? पानी नहीं था शरीर में। यहाँ शरीर में पानी भरा पड़ा है तो इंसान को प्यास कम लगेगी। प्यास कम लगेगी तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ जो हार्मोन बढ़ रहे थे अब सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सिर्फ इस एक को छोड़ के। समझ में आ रहा है? वो एक कौन सा है, ये हो गया एल्डोस्टेरोन, ये हो गया एडीएच, और ये एएनपी। ये भी कम, ये भी कम, बट ये ज्यादा। ये दोनों कम है तो दोनों क्या करेंगे, पुनः अवशोषण क्या होगा, कम हो जाएगा। पुनः अवशोषण कम होगा तो यूरिन पास आउट ज्यादा होगा। यूरिन ज्यादा बाहर निकलेगा तो पानी का आयतन सामान्य हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये भी सामान्य ही करेगा, बट कैसे, जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, पुनः अवशोषण को वापस क्या कर देगा। यहाँ तो ये कम होके पुनः अवशोषण नहीं कर रहे, यहाँ ये ज्यादा होके पुनः अवशोषण नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? तो ये बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो ये पुनः अवशोषण को रोकेगा, और रोकेगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा। यूरिन ज्यादा बनेगा तो द्रव का आयतन फिर से क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
ये क्या होता है? फ्लूइड का बैलेंस। सामान्य स्थिति कैसे बना के रखनी है शरीर के अंदर, कमी पे क्या करना है, किसी चीज का बढ़ाना है, और अगर बढ़ी हुई है तो उसको थोड़ा कम करना है, और इसी को आप क्या बोलते हो? बैलेंस बनाना कहते हो। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अगर भाई घर में दो जने लड़ाई कर रहे हैं, एक जना शांत हो जाएगा तो लड़ाई रुक जाएगी ना, बट वहीं दोनों लड़ाई किए जा रहे तो लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो वही क्या होता है? बैलेंस होता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें किस में आती है? फ्लूइड बैलेंस के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इम्बैलेंस, असामान्य स्थिति, किसकी? द्रव की। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।